गुड इवनिंग। पवार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजलता चौधरी, प्रवक्ता रत्नी देवी गर्ल्स टीटी कॉलेज। शिक्षण के इस अगले उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शिक्षण व शिक्षण विधियां। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएसटीसी के लिए भी, बीएड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। खासकर कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। शिक्षण विधियां रीट में भी पूछी जाती हैं, सीटेट में भी आती हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी में आती हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही व्यापकता से लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शिक्षण की बात आती है। शिक्षण, ये जो शिक्षण शब्द है संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु से बना है। शिक्षण की अगर बात करें तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है सीखने सिखाने की। ये जो शिक्षण है ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण में ये जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सीधी सी इसकी एक परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। जैसे शिक्षण पे जाएं, मॉरिसन इकाई योजना के जनक हुए हैं। ये इकाई योजना के भी जनक हैं। इन्होंने कहा है शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति के सानिध्य में आता है, संपर्क में आता है और वह अपने ज्ञान का विस्तार करता है। तो इसमें अपेक्षा की जाती है शिक्षण प्रक्रिया में कि एक अधिक ज्ञानवान व्यक्ति से कम ज्ञान वाला व्यक्ति अपेक्षा करता है, वह कुछ प्राप्त करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके निर्देशन या मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ता है। ये जो शिक्षण प्रक्रिया है एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, मार्गदर्शन की प्रक्रिया है। अब जो शिक्षण है प्रक्रिया, इसके कई विद्वानों ने अलग अलग ध्रुव बताए शिक्षण प्रक्रिया के। शिक्षण को ही दो ध्रुवी प्रक्रिया माना है। दो ध्रुव माने हैं एडम्स ने। एक विद्वान हुए हैं एडम्स, जिन्होंने इसके दो ध्रुव माने हैं। एक माना है शिक्षक और दूसरा माना है शिक्षार्थी। इसके दो ध्रुव शिक्षण के किसने माने हैं? एडम्स महोदय ने। एक ध्रुव पर तो कौन है? शिक्षक, दूसरे ध्रुव पर है शिक्षार्थी। यहाँ एक चर स्वतंत्र है, दूसरा परतंत्र है। यानी इस पर शिक्षक पर कौन आश्रित है? शिक्षार्थी। जिस तरह से शिक्षक निर्देशित करता है वैसे ही शिक्षार्थी आगे बढ़ता है। तो एक तो हो गया स्वतंत्र और दूसरा हो गया परतंत्र। किसके अधीन रहते हुए कार्य करेगा। लेकिन इसके भी सीखने सिखाने की वर्तमान जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पहले जैसी नहीं रही। वर्तमान प्रणाली बाल केंद्रित है, तो परतंत्रता की कोई ऐसी बात नहीं आती। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। एक शिक्षक मित्र वत व्यवहार से शिक्षा सिखाता है शिक्षार्थी को। यहाँ दो ध्रुव माने एडम्स ने। वहीं एक और विचारक हुए हैं जिन्होंने इसके तीन ध्रुव माने हैं, जॉन डीवी। एक जॉन डीवी नाम के विचारक हैं, इन्होंने इसके तीन ध्रुव माने हैं। ऊपर जहां दो ध्रुव माने गए थे यहाँ तीन हो गए। अब तीसरा और कौन सा आता है? एक तो वही हो गया शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी हो गया, एक जो मध्य का चर है वो हो जाएगा पाठ्यक्रम। मध्यस्थ जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है
पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अगर बारे में बात करें तो इसके लिए एक विद्वान हुए हैं कन्निंघम, उन्होंने कहा है पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़ते हुए विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और ये सहयोगी रहता है शिक्षक के लिए। उसके जो भी है शिक्षण प्रक्रिया उसको मजबूती प्रदान करता है, उसमें सुदृढ़ता लाता है। कौन लाता है? पाठ्यक्रम। यदि पाठ्यक्रम निर्धारित है तो ये अपने मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ेंगे और शिक्षार्थी भी सरलता के साथ आगे बढ़ जाएगा। तो पाठ्यक्रम दोनों के मध्य का चर है, दोनों के ही कुछ ऐसे निर्धारित वो रहते हैं। एक का कार्य होता है ज्ञान प्रदान करने का, इस ज्ञान के बदले में इस शिक्षण प्रक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन आएगा किसके? शिक्षार्थी के। इसका जो है व्यवहार वो कैसा हो जाएगा? परिवर्तित। ये जो व्यवहार परिवर्तित करने की प्रक्रिया है इसे ही क्या कहेंगे? शिक्षण प्रक्रिया। ये क्या हो जाएगी? शिक्षण प्रक्रिया। तो ये सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसमें सिखाने का कार्य करता है शिक्षक, जिसे स्वतंत्र माना है, और सीखने का कार्य किसका है? शिक्षार्थी का। और इनके मध्य का एक चर माना है पाठ्यक्रम। तो जो दो ध्रुवी प्रक्रिया है वो किसके द्वारा मानी है? एडम्स के द्वारा। और तीन ध्रुव किसके जॉन डेवी के द्वारा। तो ये शिक्षण का लघु रूप से हमने यह जाना, जो संस्कृत की शिक्षा धातु से बना है, जिसका मतलब सिखाना, ज्ञान प्रदान करना ये आता है। और ये एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो जाएगी, शिक्षण प्रक्रिया। इसी में अधिगम भी आता है, लेकिन अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन हो जाना। जैसे यहाँ निकल के आया है, ये व्यवहार जब परिवर्तन हो जाएगा तो इसका मतलब विद्यार्थी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी वो सीख जाता है। और जहाँ सीख जाने की बात आएगी वहाँ अधिगम हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया का कार्य होता है केवल शिक्षण करवाने का, ये जरूरी नहीं है कि व्यवहार में परिवर्तन हो ही जाए। इसके दो चर हमने माने हैं, एक स्वतंत्र, दूसरा परतंत्र। स्वतंत्र चर की बात करें तो शिक्षक होगा और दूसरे में आएगा शिक्षार्थी। तो इस तरह से इसके जो ध्रुवों की बात की हमने, शिक्षक जो है शिक्षण उद्देश्यों को लेकर चलता है और जिनका विश्लेषण पाठ्यक्रम के आधार पर करता है, और इन्हीं के आधार पर व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। उद्देश्य किसके द्वारा लिए जाते हैं? शिक्षक के द्वारा। कुछ निर्धारित उद्देश्यों को लेकर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। कौन बढ़ता है? शिक्षक। और उसका अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो किसमें होता है? शिक्षार्थी में। अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसका शिक्षण सफल हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया उसकी प्रभावी हो जाएगी। और हर एक कार्य के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया होती है, तो शिक्षण के लिए भी एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है जिससे वो प्रभावी हो जाए, और जिसका नाम दिया है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया के बाद बात करते हैं हम शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों का क्या उपयोग है इस शिक्षण प्रक्रिया में? ये शिक्षक के लिए हथियार, औजार, एक सहायक या उपयोगी साधन के रूप में काम आती है ये शिक्षण विधियां। कई प्रकार की शिक्षण विधियां मानी गई हैं, इनमें हम एक एक करके क्रम से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम आते हैं आगमन विधि पर। नंबर 1 की हमारी विधि होगी आगमन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है आगमन विधि। अगर इसके जनक की बात करें तो हमने जहां भी सुना होगा अरस्तु का नाम आता है। निगमन के भी अरस्तु माने हैं और आगमन के भी, परंतु कई बार अरस्तु का नाम न आकर के फ्रांस बेंकन का नाम भी आ जाता है। फ्रांस बेंकन। तो आगमन निगमन दोनों के जनक कौन माने हैं? अरस्तु।
परंतु अरस्तु नाम नहीं आता है और फ्रांस बेकन की बात आती है तो इसे भी इसका जनक माना गया है। मुख्य रूप से जनक अरस्तु हैं और पर्सनली अगर इनका नाम नहीं आए, इसमें कहीं नहीं आता है, तो फ्रांस बेकन को इनका जनक माना है। ये जो विधि है पढ़ाने के लिए, इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के लिए बहुत उपयोगी विधि है क्योंकि हम शुरुआती व्याकरण में यहीं से करते हैं। तो इसके शिक्षण सूत्रों की अगर हम बात करें आगमन विधि के, आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं, सबसे पहला सूत्र हम लेते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा इसका आता है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम। तीसरी अगर हम बात करें तो अमूर्त से मूर्त की ओर। सॉरी, अमूर्त नहीं, मूर्त होगा, पहले उसका वो ले रहे हैं व्यापक रूप में। अगला जो इसका शिक्षण सूत्र है वो हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। आगमन विधि का जो कार्य है व्यापक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें पहले किसी भी जो विषय वस्तु आती है वो विशिष्ट होती है, लेकिन जब उसके दो चार उदाहरण करके नियम की ओर हम बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सामान्य हो जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले कोई ऐसी संरचना लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होती है, जो हमारी पहुंच से बाहर होती है, ऐसे लगता है कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब बार बार उसके दो तीन उदाहरण लेके हम चलते हैं तो हमें ऐसा इजी लगता है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही साधारण विधि है। दूसरा आता है उदाहरण से नियम। मान लीजिए आप सीधा सा ले लें, संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा में हम सबसे पहले कोई उदाहरण दे देते हैं कि राम है, राम का घर है, या टेबल है, या कुर्सी है, इस तरह से बहुत सारे हम ये ले लेते हैं। और जब उसमें हम रखते हैं उसके नियम को कि किसी भी वस्तु, स्थान, जगह, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो उन्हीं में से एक नाम आ जाता है तो ये उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है। तीसरा है मूर्त से अमूर्त। प्रत्यक्ष में जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो हमें सीधे से उसमें हम आते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें पढ़ाना है अंतरिक्ष के बारे में या सौर मंडल से संबंधित बातें पढ़ानी है, तो सबसे पहले हम जो बाह्य चीजें हमें ऐसे दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप में, प्रत्यक्ष चांद, तारे, सूर्य, इन सबसे अवगत कराते कराते फिर आगे ब्रह्मांड की या खगोलीय जानकारी की तरफ आगे बढ़ाते हैं। या किसी अंग की संरचना पढ़ाई जाए, वो भी इसके उदाहरण में हो सकता है। किसी भी पौधे या वृक्ष वगैरह, उनके किसी पहले मोटे मोटे रूप में हम दे देते हैं, जड़, तना, पत्ती, फिर एक एक की जो संरचना होती है उनके बारे में बहुत ही गहराई से आगे बढ़ते हैं। एक आता है सरल से कठिन की ओर। ये सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, तो सबसे इजी कारण यही है इसका प्रभावी होने का कि ये सरल से कठिन की ओर। पहले इसमें सीधे छोटे छोटे वाक्य या खंडों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद ये कठिनता की ओर ले जाता है। ये कौन सी विधि है? आगमन विधि। इसके जनक कौन है? फ्रांस बेकन माने हैं, लेकिन समन्वित रूप से आगमन निगमन दोनों के अरस्तु को माना है। अगर वो नहीं आते हैं तो फ्रांस बेकन इसके माने जाएंगे। अगली हम बात करें निगमन विधि की। इसके जनक कौन है? अरस्तु।
दोनों के ही हैं। अब अगर हमने जान लिया आगमन को तो निगमन को जानना आसान है। पहले हम इधर से बढ़ रहे थे, अब हमें इधर से बढ़ना होगा। ये बिल्कुल इसके विपरीत है। पहले हमने बात की थी विशिष्ट से सामान्य की, लेकिन अब हम चलेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। कोई भी चीज है सामान्य सी है, पहले उसका निर्धारित सूत्र रख देंगे, उसके बाद उस सूत्र के हिसाब से उस पर आगे बढ़ेंगे तो वो सामान्य से विशिष्ट। इसी तरह नियम से उदाहरण, अमूर्त से मूर्त की ओर कोई भी हम सूत्र लेते हैं। ये जो विधि है निगमन, ये गणित और विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है सबसे ज्यादा। गणित और विज्ञान के लिए, इन दोनों के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो पहले इसमें क्या रखेंगे, नियम रखेंगे, नियम से उदाहरण। अमूर्त से मूर्त, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है पहले हम उसको लेंगे और उसी के नियम पे चलते हुए हम स्पष्टीकरण करके उसे मूर्त की ओर ले आएंगे या अपने उत्तर की प्राप्ति कर लेंगे। और कठिन से सरल की ओर, कठिन लगती है शुरुआत में, नियम बहुत कठिन लगता है, उसे रट्टा मारते हैं, कई बार बार प्रयास करने के बाद उसे हम स्पष्ट करते हैं। तो दोनों ही विधियां एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आपको आगमन याद हो जाती है तो निगमन को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगमन के बिल्कुल विपरीत चलेगी आपकी निगमन विधि। इस तरह आपने आगमन में लिया विशिष्ट से सामान्य, निगमन में इसको कर देंगे सामान्य से विशिष्ट। आगमन में उदाहरण से नियम, यहाँ नियम से उदाहरण। अमूर्त से मूर्त कर देंगे और कठिन से सरल की ओर। तो इस तरह हमारी ये दो विधियां हुई, आगमन और निगमन। एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर आप इसे समझ सकते हैं और बहुत आसानी से ये आपको समझ आ रही होगी। ये जो आगमन की बात करें तो ये किसके लिए उपयोगी हो सकती है, ग्रामर के लिए या व्याकरण के लिए। सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए रहेगी, व्याकरण के लिए। जबकि निगमन विधि की बात करें तो ये गणित और विज्ञान शिक्षण के लिए, ये लैंग्वेज वाले उसके लिए उपयोगी, और ये विज्ञान और इनके जो प्रायोगिक सब्जेक्ट हैं या प्रैक्टिकली जिनके ज्यादा उसमें चलते रहते हैं सूत्र वगैरह, नियम प्रयोग, उनमें ये विधि ज्यादा काम आती है। अब हम अगली विधि की बात करते हैं। अगली जो हमारी विधि होगी विश्लेषण विधि। जिस तरह यहाँ हमने एक साथ दो विधियां ली, वैसे ही हम आगे भी दो विधियों को लेके चलेंगे, विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण, इधर ले लेते हैं संश्लेषण। जिस तरह आगमन निगमन का है वैसे ही हम इन्हें समझ सकते हैं। और विश्लेषण जो विधि है, कोई भी शिक्षक जब कक्ष में पढ़ाने का कार्य करता है तो उसका मूल आधार रहता है विश्लेषण। कोई भी विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांट करके यहाँ विभाजन करना है, या छोटे छोटे अंशों में। किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ाने के लिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं, सबसे पहले कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। कुछ भी आप पढ़ाने जा रहे हो उसमें, तो पहले उसकी हम व्यापकता से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। पहले उसकी परिभाषा दे दी, अर्थ दे दिया, विशेषता दे दी, उसकी उपयोगिता दे दी। इन सब में कई सारी चीजें आ जाएंगी, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। इसके अलावा अगर कोई भी विषय वस्तु ऐसी है जिसमें मान लीजिए संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, बीच बीच में अगर ये आते हैं तो इनको भी समझाते हुए, तो इसका जो क्षेत्र है वो किस में हो जाएगा,
व्यापकता की ओर। छोटी छोटी चीजों को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उसका अर्थ बताएंगे, परिभाषा, विशेषता, बीच बीच में जो शब्द अगर आ रहे हैं तो हम संधि के बारे में बताएंगे, प्रत्ययों के बारे में बताएंगे, उपसर्ग के बारे में बताएंगे और इस तरह से व्यापकता के साथ पूरी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करेंगे। जबकि इसी के विपरीत चलेगी संश्लेषण विधि। यहाँ जो भी हमने इतना विभाजन किया है उसे हम ज्यादा व्यापक न लेकर समन्वित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो छोटे छोटे अंश हैं उन्हें जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तोड़ने का काम था और यहाँ जोड़ने का काम। तो इस तरह दोनों ही विधियों में इनके जनक की कहीं ऐसी कोई बात आई नहीं है कि इनके प्रणेता कौन हुए हैं। और तो इस तरह से हमने विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में जाना, जिसमें विश्लेषण विधि में विभाजन की बात आती है। छोटे छोटे अंशों में विभाजन करके विषय वस्तु को व्यापक रूप से समझाया जाता है। जबकि इसके विपरीत ही विधि आती है संश्लेषण, जो सारांश पर, संक्षिप्तीकरण पर, समन्वित विषय वस्तु करके पढ़ाने पर बल देती है, जो जोड़ करके आगे बढ़ने पर चलती है। तो इस तरह से 4 विधियां हो गई हमारी: आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। इसके बाद और भी हमारी एक विधि है, बहुत सारी हैं विधियां तो, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें व्यापक रूप से पढ़ेंगे, बाकी और के केवल हम नाम जानेंगे। अगली विधि की बात आती है, ये है हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। नवीन विधि है, बहुत काम की है, आती रहती है। इसके जनक कौन है, इसकी कितनी शाखाएं मानी है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके जनक है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। इन्होंने इस विधि के 2 भाग किए हैं। एक किया है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और दूसरा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अब इनके अगर दोनों के समन्वित उसकी बात करें तो B.F. स्किनर हो गए इसके जनक, लेकिन शाखीय अभिक्रमित की बात करें तो इसके जनक हैं J. क्राउडर। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है इसका जनक J. क्राउडर, ये इसके जनक हैं। इसकी बात करें तो इसके जनक स्किनर ही है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि चलती है, इसे समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं किस तरह की विधि है। तो ये विभिन्न नाम से ही चल रहा है, जैसे शाखीय, ब्रांचिंग, ब्रांच, अलग अलग वो चल जाएंगी। मान लीजिए एक यहाँ कोई विषय वस्तु आई, इसी में से कई सारी शाखाएं निकलेंगी। इसके बाद ये इधर जाती है, इसके बारे में जाना, फिर ये यहाँ जाती है, इसके बारे में। तो इस तरह से कई बार ये कई भागों में विभाजित हो जाती है। विद्यार्थी सभी उनको जिस तरह से आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, का कोई ऐसा निर्धारण नहीं है, चाहे इधर आ जाए इधर आ जाए, कैसे भी करके विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। लेकिन अगली बात आती है रेखीय की। रेखीय की अगर बात करें तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नंबर 1, 2, 3। सबसे पहले मान लो विषय वस्तु का हमें अर्थ जानना है, परिभाषा जाननी है, विशेषता जाननी है, महत्व जानना है, तो पहले इस पे जाएंगे, इसके बाद इस पे जाएंगे, इसके बाद इस पे, इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे। तो दोनों ही विधियां हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, इसके अंदर 2 विधि हो गई। 4, 5 तो हम 4 तो पहले पढ़ चुके हैं। ये 5वीं के अंदर ये 5वीं हो गई और ये 6वीं हो गई। दोनों अलग अलग हैं। इसके जे क्राउडर माने हैं और इसके जनक स्किनर माने हैं। इसमें विभिन्न शाखाओं में, जिस तरह से एक वृक्ष की विभिन्न शाखाएं होती हैं,
उन पे अलग अलग उसमें जाके देखा जाए। इसी तरह से यहाँ विषय वस्तु को सीखने के लिए विभिन्न पदों पर चलना पड़ता है, जबकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप रेखीय एक तरह से लाइनर उसमें चलती है, ये सीधे उसमें। अगली बात आती है ये और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियां हैं, जैसे समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है। तो अब हम कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके केवल हम नाम जानेंगे, विधि का नाम क्या है और उसके जनक कौन है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विधि कई बार इसके विचारक पूछ लिए जाते हैं। तो इस विधि के जो विचारक हैं वो हैं जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी। और इसकी अगर जनक की बात आती है तो विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक ये हो गए प्रयोगकर्ता। इन्होंने केवल विचारधारा रखी, यही इसके जनक माने जाएंगे। ये होंगे केवल विचारक। प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें प्रयोग पर बल दिया जाता है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना है विचारक कौन हुए हैं, जॉन ड्यूवी, और इसके प्रयोगकर्ता या जनक किसे माना है, विलियम किलपैट्रिक को। अगली जो हमारी विधि आती है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, इसके जो जनक हैं वो हैं मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी। एक और इम्पोर्टेंट विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। इसे खोज विधि भी कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि। इसके जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद आती है एक खेल विधि। खेल विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेल विधि के माध्यम से सिखाना बहुत ही आनंददायक होता है। इसके हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। हेनरी कॉल्डवेल कुक, कई बार कॉल्डवेल कुक ही आ जाता है। एक और विधि आती है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, इसके जनक हैं फ्रॉवेल। इसके जनक हैं फ्रॉवेल। एक विधि और है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, इस विधि के जनक माने हैं हेलन पार्कहास्ट। ये भी पूछी जा चुकी है, हेलन पार्कहास्ट। एक विधि और है संवाद विधि, काफी पुरानी विधि है संवाद विधि, जिसके जनक हैं प्लेटो। बहुत बड़े राजनीतिक हैं, राजनीतिक विचारक हैं प्लेटो। तो इस तरह से हमने आज कई सारी विधियों के बारे में अध्ययन किया। जो जहां ज्यादा जरूरी थी उनका हमने व्यापक या गहनता से अध्ययन किया। बाकी के जिनके नाम पूछे जाते हैं उनके नाम के आधार पर हमने इनके बारे में जाना।
और छोटे बच्चों के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। जबकि अन्य जितनी भी विधियां हैं वो बड़े स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी हैं। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक शिक्षण व शिक्षण विधियां रहा। अपेक्षा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और मैं अच्छा प्रयास करूंगी आपको इससे भी अच्छा और शॉर्ट रूप में समझाने और पढ़ाने का। धन्यवाद।